हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो, द करंट अफेयर शो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आज का मोटिवेशन, फिर आज का अपन बेहतरीन सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का मोटिवेशन देखिए। चलिए, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। मतलब आज आपके पास अवसर है कि आपको अपना कल कैसा बनाना है। कहीं आज आप मेहनत करते हैं तो आपका कल एक सुनहरा भविष्य लेकर आएगा। कहीं आज आप अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं तो आप अब मान लीजिए कि आप अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। चलिए अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आज का। वेयर हैज द फर्स्ट ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर इन इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड। ठीक है, पहली बार कुछ हो रहा है इंडिया में तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। भारत में पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, ये ड्राइव इन मूवी थिएटर क्या होता है और पहली बार किया जा रहा है तो कहाँ पे किया जा रहा है। चलिए ऑप्शन देखिए, ए चेन्नई, बी मुंबई, सी मथुरा या डी अहमदाबाद। ठीक है, तो कहाँ पे पहली बार बिल्ड इन जो ड्राइव इन मूवी थिएटर, ओपन मूवी थिएटर का इनॉग्रेशन किया जा रहा है भारत में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। ठीक है, पहली बार मुंबई में ड्राइव इन ओपन थिएटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ड्राइव इन ओपन थिएटर क्या होता है ये पूरा अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए पहले आप ये देखिए कहाँ पे हो रहा है ये इनॉग्रेशन, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए ड्राइव इन मूवी थिएटर होता क्या है। ठीक है, जैसे आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि ऐसे लोग अपनी कार लेके चले जाते हैं और वहां पे कार में बैठ के बड़ी सी स्क्रीन पे अपनी मूवी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कार रखी हुई है और ये बड़ी सी मूवी चल रही है। ये देखिए कारों में बैठ के लोग अपनी मूवी देख रहे हैं बढ़िया से। ठीक है, तो पहली बार हो रहा है। ये देखिए, नाउ टेक योर कार एंड वॉच मूवी अंडर द स्काई इन इंडिया, फर्स्ट रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर इन मुंबई। ठीक है, पहली बार ड्राइव इन थिएटर कहाँ पे बन रहा है आपका, मुंबई में। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको टाइम मिले तो आप यहाँ पे जाके आराम से ये मूवी देख सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, जो विदेशी भंडार होता है, विदेशी रुपयों का भंडार होता है, तो भारत उसमें भारत की पोजीशन क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए हिंदी देखिए फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लियर। चलिए, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत किस स्थान पर है। ठीक है, दुनिया में भारत के पास कितनी मुद्रा है और भारत कौन से स्थान पे ये आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, सिक्स्थ पोजीशन पे या फोर्थ पोजीशन पे या टेंथ पोजीशन। तो विदेशी मुद्रा होती है जो जैसे आप जानते हो डॉलर, पौंड, स्टर्लिंग और जो भी युआन वगैरह जितने भी होते हैं उन सब में इंडिया की कौन सी पोजीशन है। ठीक है, तो आपको ये बताना है इंडिया कितनी अच्छी पोजीशन में है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ। ठीक है, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे है करेंसी के मामले में। ठीक है, जो विदेशी मुद्रा कोष होता है, ठीक है, जो आरबीआई के पास रहता है, तो वो उसमें इंडिया की पोजीशन कौन सी है, फोर्थ पोजीशन में। ठीक है, ये देखिए, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व ग्रो टू 8.89 बिलियन न्यू टू 642.45 बिलियन डॉलर के। भारत में अभी कितना विदेशी मुद्रा है, 62.453 बिलियन डॉलर। ठीक है, बिलियन इतना इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है, ये दुनिया में कौन सा है, चौथे नंबर पे इंडिया, चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है, चाइना। ठीक है, पहले नंबर पे आप जानते होंगे चाइना सबसे ज्यादा क्या करता है, सबसे ज्यादा कुछ भी चीज एक्सपोर्ट करता है तो उसके पास विदेशी धन बहुत ज्यादा आता रहता है। ठीक है, तो इसके पास, चाइना के पास दुनिया में सबसे ज्यादा। ये देखिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी भंडार। क्लियर। तो इंडिया के पास भी काफी है। आपने देखा होगा कि इंडिया को तो 1991 में जब अपने एलपीजी रिफॉर्म आए थे, जिससे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडिया की इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि इंडिया को विदेशों से कर्जा लेना पड़ा था और आज इतना है कि चौथे नंबर पे पहुंच गया है। इंडिया की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। हु हैज बिकम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 टी20 विकेट। ठीक है, कौन सा सबसे युवा गेंदबाज बन गया है जिसने 400 विकेट लिए टी20 में। ठीक है, तो आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए इसका, टी20 क्रिकेट विश्व कप में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन है। ऑप्शन है, ए रशीद खान, बी कैरिन पोलार्ड, सी आर अश्विन या डी ट्रेंट बोल्ट। ठीक है, इनमें से कौन है जो 400 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज बन गए। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए राशिद खान। ठीक है, राशिद खान कहाँ के हैं, ये अफगानिस्तान के हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा, सबसे तेज 400 विकेट ले लिए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए राशिद खान क्रियर हिस्ट्री बिकम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 टी20 विकेट। ठीक है, 400 विकेट लेने वाले सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए। कहाँ के, अफगानिस्तान के युवा गेंदबाज है, काफी अच्छे गेंदबाज हैं। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, भले ही अफगानिस्तान में कुछ भी चल रहा हो, तालिबान कुछ भी कर रहा हो, मगर यहाँ के जो खिलाड़ी हैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू वॉक इन द स्पेस।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ भी हो रहा है और स्पेस से रिलेटेड और स्पेस टेक्नोलॉजी तो आपके लिए एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आता रहता है। ठीक है, तो ये देखिए पहली बात, अंतरिक्ष में चलने वाली प्रथम चीनी महिला का क्या नाम क्या है? हुआंग ही, बी फांग हु, या जू इन ले, या वी वांग यम्पिंग। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष में जो चाइना की जो पहली महिला है जो वहां पे गई अंतरिक्ष में और पहली बार वॉक किया है, तो चाइना की पहली है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप जो जानते होंगे इनके नाम ऐसे ही रहते हैं, हुआंग ही, फांग हु, जू इन ली और वांग येपिंग। ठीक है, तो वांग येपिंग यहाँ की पहली महिला बनी है चाइना की जो यहाँ के स्पेस स्टेशन में गए हैं। टैंगयोंग स्पेस स्टेशन जो चाइना का स्पेस स्टेशन है वहां पे ये गई और इन्होंने पहली महिला बनी है जिन्होंने स्पेस वॉक किया है। क्लियर? तो ये देखिए वांग इपिंग बिकम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू वॉक इन द स्पेस। ठीक है, स्पेस में चलने वाली ये पहली महिला बनी है जिन्होंने स्पेस में वॉक किया है। क्लियर? तो याद रखना, और इनका जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है? ये देखिए त्यांगोंग स्पेस स्टेशन। ठीक है, चाइना के द्वारा बनाया गया त्यांगोंग स्पेस स्टेशन, वहीं पे इन्होंने स्पेस वॉक किया है। ठीक है, स्पेस वॉक आप जानते हो कि ऐसे ये लोग आराम से जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो वहां पे जाके अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं। इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन होते हैं उसमें जो भी रिपेयरेशन का काम होता है वो लोग ये लोग करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the international day, when is the international day of radiology celebrated? ठीक है, तो रेडियोलॉजी होती है वो उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, वो किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, रेडियोलॉजी क्या होती है ये अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका पहले हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए आप लोग। रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ए है 12 नवंबर, बी है 10 नवंबर, सी है 18 नवंबर, या डी है 15 नवंबर। ठीक है, तो किस दिन आपका जो रेडियोलॉजी का इंटरनेशनल डे होता है वो मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 8 नवंबर। ठीक है, हर साल 8 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी बनाया जाता है। ठीक है, अब रेडियोलॉजी क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे कि जो एक्सरे होती है, एक्सरे पे भी आपको जो एक्सरे वगैरह के लिए होती है, ये सब क्या रेडियोलॉजी है। क्लियर? तो रेडियोलॉजी के फादर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, The International Day of Radiology observed on 8 November is celebrated with the aim to build greater awareness on significance of radiology। ठीक है, तो जो रेडियोलॉजी जो एक्सरे वगैरह होते हैं ये सारी वेव्स उनके लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए जो ये विलियम रॉन्टगन है, इन्हीं को क्या माना जाता है? फादर ऑफ रेडियोलॉजी। ठीक है, एक्सरे का डेवलपमेंट किया इसलिए इन्हें फादर ऑफ रेडियोलॉजी भी माना जाता है। क्लियर? और फादर ऑफ एक्सरे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? ठीक है, हाल ही में अभी आप जानते होंगे कि जो पद्म अवार्ड है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो भारत का जो दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो ये कौन सा है आपको ये बताना है। क्लियर? तो पहला क्या है ये तो आप सबको पता ही होगा, भारत रत्न पहला होता है, तो सेकंड जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है भारत का? हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ए पद्म भूषण, बी पद्म विभूषण, सी पद्मश्री, या डी खेल रत्न। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? क्लियर? पहला नागरिक सम्मान तो आप लोग जानते होंगे भारत रत्न है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो भारत रत्न है इसमें कितना पैसा आपको दिया जाता है। क्लियर? चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर है पद्म विभूषण। ठीक है, हर साल पद्म विभूषण जो अपनी रिपब्लिक डे होता है उस दिन दिया जाता है, तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, दूसरा नंबर का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। मगर इस बार आप जानते हो कि पद्म भूषण जो है इस बार लेट दिए गए। ठीक है, 8 और 9 नवंबर को दिए गए, क्योंकि इस बार इसलिए लेट हो गए क्योंकि आप जानते हैं कोरोना की वजह से पूरे कंट्री वर्ल्ड पूरे पैन इंडिया में लॉकडाउन था, इसकी वजह से ये सेरेमनी डिले हुई है। क्लियर? तो ये देखिए पद्म अवार्डी सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, कंगना रनौत, अदनाम सामी अमंग द 119 पीपल होना। ठीक है, 119 लोगों को इस बार पद्म अवार्ड्स मिले हुए। ठीक है, पद्म अवार्ड केवल एक नहीं 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पद्म विभूषण सबसे सेकंड सबसे बड़ा, फिर उसके बाद पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री। ठीक है, इन तीनों अवार्डों को दिया जाता है। जो पद्म अवार्ड है ये कब से देना शुरू किए गए थे? ये देना शुरू किए गए थे आपको 26 जनवरी 1945। हर साल रिपब्लिक डे को दिए जाते हैं, हर साल गणतंत्र दिवस को दिए जाते हैं, मगर इस बार लॉकडाउन की वजह से ये दिए नहीं गए। क्लियर? लेट दिए गए। तो इस बार जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो वैसे ये आपके लिए जो पद्म विभूषण है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये कम लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो 102 लोगों को तो ये दिए गए हैं, तो इसलिए ये इतना तो याद करना मुश्किल हो जाता है। बस आपको जो जो आपकी स्टेट्स के उनके पद्म विभूषण और पद्म श्री भी याद करने पड़ेंगे, मतलब जो पद्म विभूषण है ये आपको पूरे के पूरे याद करने पड़ेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं किन किन को मिला। शिंजो आबे को मिला है। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के लिए कहाँ के हैं ये? जापान के। 2-3 फील्ड के होते हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो जो विदेशी है उनको, किसी को मरणोपरांत जैसे पोस्ट हेमसली दिया जाता है उनके लिए। ठीक है, तो उनके ये लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? तो ये देखिए सबसे पहले शिंजो आबे जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनको दिया गया, श्री SP वाला स्वामियन को दिया गया, डॉक्टर वैली मुनप्पा हेजे को दिया गया, श्री नरेंद्र सिंह कापानी को दिया गया, मुल्ला
वाविदुन खान को दिया गया है, और आपका श्री बीबी लाल को और श्री सुंदरलाल साहू, ठीक है, इन लोगों को ये क्लियर दिया गया है। ये ठीक है, ये याद रखना, ये कहाँ के, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको ये पूरा पढ़ने में काफी हैंडी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली पाकिस्तान रिफ्यूज इंडिया टू यूज इट्स एयर स्पेस फ्लाइट फ्रॉम श्रीनगर टू वेयर। ठीक है, तो अभी क्या जो ये है पाकिस्तान, इसने रिफ्यूज कर दिया है कि वो जो भारत है वो उसको अपना जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस क्या होता है, किसी भी देश के ऊपर की जो हवाई सीमा होती है उसमें से एरोप्लेन निकालने के लिए जो उस देश का ही अधिकार होता है। ठीक है, तो उसने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान ने कि इंडिया के कोई भी हवाई जहाज यहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक है, क्यों किया है, कैसे किया और कहाँ के लिए किया है, ये पूरा अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, इसका पहले करेक्ट आंसर देखिए, पहले हिंदी में देखिए। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को श्रीनगर से कहां तक हवाई आंतरिक उड़ान का उपयोग करने से मना कर दिया है। क्लियर। तो आपके ऑप्शन है शारजा, बी टर्की, सी यूएसए या यूके। ठीक है, तो ये कहाँ पे मना कर दिया है, तो पाकिस्तान ने क्या कहा है कि जो श्रीनगर से, अभी हाल ही में आप जानते होंगे कि जो अपने हॉनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी, उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया था कि श्रीनगर से अब डायरेक्ट जो शारजा यूएई में डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी होगी, मगर पाकिस्तान ने उसी को रोक लगा दिया है। ठीक है, उसी ने को रोक लगा दिया है, क्योंकि क्यों लगाया, आप जानते हैं कि पाकिस्तान भारत को एक अपना कैसा दुश्मन देश मानता है, अपनी एक एनिमी कंट्री मानता है। ठीक है, तो एनिमी कंट्री मांगता है, तो इसी चक्कर में इसने मना कर दिया। ये देखिए, पहले देखिए, पाकिस्तान रिफ्यूजेज यूज ऑफ इट्स एयर स्पेस फ्रॉम श्रीनगर टू शारजा फ्लाइट। ठीक है, तो इन्होंने मना कर दिया है कि जो शारजा से फ्लाइट गई थी, अभी कुछ टाइम पहले इसको आपको, ठीक है, कुछ टाइम पहले अपन ने इसको करंट अफेयर में पढ़ा था कि पहली बार कहाँ से चल रही है, श्रीनगर से। ठीक है, पहली बार ही श्रीनगर से लेके शारजा जो जगह है, शारजा कहाँ पे है, ये यूएई। ठीक है, यूएई का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, तो यहीं तक ही जा रही थी। ठीक है, मगर इसी को इसने पाकिस्तान ने रोक दिया है। तो ये देखिए, पहले इसका रूट क्या था, ये अपना इंडिया का श्रीनगर है और यहाँ से लेके शारजा जो यूएई वहां तक, और बीच में आपका क्या पड़ रहा था, पाकिस्तान बीच में पड़ता, तो पाकिस्तान ने कहा कि अब आप हमारे ऊपर से यहाँ से उड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अब इंडिया ने क्या कहा कि हम ठीक है यहाँ से नहीं जा सकते, तो हम यहाँ से लेके इसको पहुंचाएंगे, मगर यहाँ से हमारी जो यूएई के साथ रिलेशन है वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे। क्लियर। तो ये पूरी डिप्लोमेसी थी। तो ये क्या होता है, पूरा एक शिकागो कन्वेंशन है, उसके द्वारा रेगुलेशन लगाए जाते हैं कि कोई भी कंट्री अपने जो ऊपर के एयर स्पेस है उस पर सोवरेन है, उस पर संप्रभु है, वो जिसको चाहे उसको रोक टोक कर सकती है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया एंड यूके लॉन्चेस ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव एट कोप 26, व्हाट इज द नेम। ठीक है, तो इंडिया जो ये आपको करंट अफेयर आप देख रहे होंगे, जो कोप है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो ग्लासगो में हुई है, ये फ्रिक्वेंटली न्यूज में रह रही है, तो इससे जो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत आपके आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, आप हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत और यूके ने COP26 में ग्रीन ग्रिड पहल शुरू की है, इसका नाम क्या है। तो ए है विंड मिल, बी है जियोथर्मल फॉर ऑल, सी है सोलर फॉर ग्लोबल, या डी है वन सन वन वर्ल्ड वन रूफ। ठीक है, तो आप जानते हैं ये आपको पहले भी डिस्कस किया गया है, और कोप आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है, यूएनएफसीसी की जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज है, उसी के अंतर्गत जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई है, उसी में भारत और ब्रिटेन ने क्या एक स्टेप लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि वो क्या कहा उन्होंने, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, इसी के अंदर उन्होंने इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये देखिए, यूएसए बैक इंडिया यूके लेड सोलर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव टू लॉन्च बाय द पीएम एट कोप 26। क्लियर। तो वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड क्या है, आप जानते हैं कि भारत ने दुनिया को क्या बोला है कि दुनिया में एक सन है। ठीक है, एक सन है, एक दुनिया है, वन सन वन वर्ल्ड। ठीक है, एक दुनिया, तो क्यों ना वन ग्रिड भी हो। ग्रिड मतलब जो आप जानते हैं कि जो पावर सप्लाई होती है वो आपके जो हैवी हाई टेंशन वायर्स होते हैं वो ग्रिड होती है। ठीक है, तो उसी से जो वो होती है, तो वो चाहते हैं कि कहीं आज सूरज इंडिया में है, इंडिया में सोलर एनर्जी बन रही है, तो वो यूरोप को सप्लाई कर दे, जब यूरोप में सन आएगा तो वो इंडिया को सप्लाई कर रहे। ठीक है, तो अमेरिका सप्लाई कर दे सऊदी अरेबिया, साउथ अमेरिका को। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरी दुनिया को आपस में ग्रिड के द्वारा क्या कर दिया, पूरी दुनिया को आपस में ग्रिड के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, कोई किसी को सप्लाई दे, कोई किसी को दे, कोई किसी को, तो ऐसे क्या होगी, कभी भी बिजली का जो आगे चल के एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है दुनिया की, उसको सेटिस्फाइड किया जा सकता है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। रिसेंटली विच कंट्री रिफ्यूजेस यूके लेड फॉरेस्ट डिक्लेरेशन एट कोप। ठीक है, तो ये भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से ही आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपके लिए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइम एनवायरमेंट से रिलेटेड, इसमें से क्वेश्चन आपके लिए बनना ही है किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन तो आपको दिखने ही वाले हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं। क्लियर। तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी में देखिए,
हाल ही में किस देश ने COP26 में यूके लेड फॉरेस्ट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है? ए यूएसए, बी यूके, सी इंडिया या डी टर्की। ठीक है, इन्होंने किसने कहा है कि हम जो इनिशिएटिव या जो इसने इनिशिएटिव लिया है, डिक्लेरेशन यूनाइटेड किंगडम ने की है, वो हम उसको साइन नहीं करते। ठीक है, तो ये कौन सा है? इंडिया। ठीक है, आप जानते होंगे इंडिया ने एक में तो इसका समर्थन कर दिया, एक में तो इंडिया ने समर्थन किया वन सन वन ग्रिड, वन वर्ल्ड वन ग्रिड में, मगर इसने दूसरी जगह उसी मंच पे दूसरी जगह पे इसने कहा है कि हम जो यूके जो ब्रिटेन लेके आया है फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, हम उसको साइन नहीं करते। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन क्या था? फॉरेस्ट डिक्लेरेशन में ये था कि हम क्या कर देंगे, जो फॉरेस्ट की कटाई, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको कम कर देंगे। ठीक है, उसको घटा दिया जाएगा और अपने 30% फॉरेस्ट जो कटौती है उसको कम कर दिया जाएगा। मगर इंडिया ने इसको साइन करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है, ये देखिए, इंडिया स्टे ऑफ यूके लेड डिफॉरेस्टेशन डिक्लेरेशन एट COP26 समिट। ठीक है, तो इंडिया ने क्यों कहा है कि हम इससे दूर रहेंगे? इंडिया ने कहा है कि कहीं हम अपना डिफॉरेस्टेशन जितना आप बोल रहे हैं कि इतना हम कम कर देते हैं, तो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है, आप तो पहले से ही इतना ज्यादा डेवलप कर चुके हैं, आप पहले ही सही फॉरेस्टों को इतना ज्यादा एक्सप्लोइट कर चुके हैं, अब जब हमारी डेवलपमेंट की बारी आई तो आप ऐसे ऐसे डिक्लेरेशन ले रहे हैं। ठीक है, और अगर इंडिया इसे साइन कर देता तो मतलब इंडिया के लिए बाइंडिंग हो जाता, मतलब इंडिया को ये करना ही पड़ता, और करना पड़ता तो फिर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूपीआई ट्रांजेक्शन वैल्यू क्रॉस रिकॉर्ड डॉलर इन अक्टूबर 2021 टू व्हाट? ठीक है, अभी क्या जो आप देखते होंगे कि आज आजकल जो डिजिटल पेमेंट है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन के बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो आप यूपीआई ट्रांजेक्शन जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं, वो आप बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। क्लियर? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया। तो कितने पे पहुंच गया आपको ये बताना है। चलिए हिंदी में देखिए इसका, हाल ही में यूपीआई लेन देन मूल्य अक्टूबर 2021 में रिकॉर्ड डॉलर को पार कर गया है, तो वो कितने डॉलर करा है? ए ऑप्शन है आपका $10 बिलियन, बी ऑप्शन है आपका $100 बिलियन, सी है आपका $1 बिलियन या डी है $50 बिलियन। ठीक है, तो ये यूपीआई ट्रांजेक्शन है, ये इन रिकॉर्ड पे पहुंच गया, तो ये कितना इसने रिकॉर्ड हासिल किया है। क्लियर? चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए इसका करेक्ट है $100 बिलियन। ठीक है, इंडिया ने रिकॉर्ड हाई क्रॉस कर लिया $100 बिलियन। क्लियर? तो यूपीआई ट्रांजेक्शन क्या होता है आप जानते होंगे, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, जो एनपीसीआई, यूपीआई क्या होता है? ठीक है, आप कोई भी क्यूआर कोड होता है, क्विक रिस्पांस कोड को आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, फिर अपना पेमेंट आप यूनिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये होता है आपका यूपीआई। तो ये किसके द्वारा बनाया गया? ये एनपीसीआई, जो अपना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा ये बनाया गया है। क्लियर? तो ये देखिए, यूपीआई रजिस्टर रिकॉर्ड 4.2 बिलियन ट्रांजेक्शन वर्थ ₹7.7 ट्रिलियन इन अक्टूबर। ठीक है, तो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है। तो कितना हो चुका है? ये 7.71 ट्रिलियन इन अक्टूबर। ठीक है, तो अभी तक का सबसे ज्यादा हाई ट्रांजेक्शन ये हुआ है। क्लियर? तो ये तो दिस इज फॉर द डे। होप आपको सेशन पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दिव्य दृष्टि के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।